Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना जा रहा हूं कि अगर जब प्रजातंत्र का शासन, प्रजातंत्र शुरू हुआ, संसदीय प्रणाली शुरू हुई, तो जो सामंत वर्ग था, सामंत जिसके पास 10-10 हजार बीघा जमीनें हैं और जिसका राज चल रहा था, घोड़े पे बैठ के चल रहा है, सामंत, उसको बड़ी चिंता हुई कि यार जनता के हाथ में ताकत, जनता मतलब वो रिक्शा वाला। मैं जब चुनाव लड़ने लगा तो वो बीच में एक बात मैं आपसे बताया, तो मैं पटपटगंज के लोगों से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए चुनना है कि वो मानव संसाधन पर काम कर रहे हैं। आज आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। 1906 में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। 1906 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। तो ये हुआ कि साहब स्कूल खोल के क्या मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो तत्कालिक जब आप निर्णय लेते हो तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो उसका प्रभाव नहीं समझ पाते कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो बहुत लोग दुखी भी हुए कि यार स्कूल खोलने का क्या मतलब, वो भी नेशनल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय। खैर खुले विद्यालय, पढ़ाई हुई। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो हजारों लोग सड़क पर आए। ये किसकी देन थी? 1905 के राष्ट्रीय स्कूलों की देन थी। दिल्ली में माइनॉरिटी एजुकेशन 7% थी, 7 कुछ था, और 12 साल के आम आदमी पार्टी के दौर में 31% एजुकेशन रेशियो बढ़ गया था। ये सब मैं डाटा लोगों को देता था। मैं कहता था भैया आप फंस जाओगे। लेकिन फिर वही वाली बात, अब बिजली नहीं आ रही है। हमको फोन कर रहे हैं, कह रहे भैया बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा भैया मैं तो संजय सर के साथ यूपी में हूं, अब वो फ्री करेंगे तब आपसे मिलने आऊंगा। और तब लैंप वैम्प लेके आपके घर पे खड़े होंगे। भाई राजनेता है, नेतागिरी की तो आपकी हर बात। भाई राजा है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा आप रिक्शे वाले को हाथ जोड़े थे। मैंने कहा बेटा मेरे लिए वो रिक्शा वाला नहीं है। इस प्रजातंत्र में उसको वोट देने का अधिकार है, वो राजा है इस देश का। ये सबसे बड़ी देन है प्रजातंत्र की। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सामंतों को बड़ी दिक्कत हुई है। राजा महाराजा जिनके घर पे हर आदमी पहुंच के जिल्ले इलाही करता था, इनको बड़ा दर्द हुआ कि ये अवध ओझा क्लर्क का लड़का ये आके हमको आंख दिखाएगा। एक आपने सीरीज देखी होगी महारानी, आप में से 2-4 लोगों ने देखी होगी। तो उसमें वो आदमी जो बाहर से कमा के आता है तो कहता है कि सर, कहता है सब मालिक से हम सर हो गए रे। कल तक हम मालिक थे, आज सर हो गए। तो इस सामंतों को बड़ी चिंता हुई। सामंतों के साथ साथ सरकारों को भी चिंता हुई। अब चूंकि हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, तो जब 1885 के बाद राष्ट्रीय गतिविधियां शुरू हुई भारत में, तो यह हुआ कि यार ये तो अगले 20 साल में हमसे सारी सत्ता छीन लेंगे, जनता एक हो जाएगी। तो जनता को एक मत होने दो, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, और सभी लगाते हैं। तो सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि यार कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा खेल सेट करो कि ये जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, ये जो भारत की जनता एक एक करके बाहर निकल रही है, ये टूटे। क्योंकि अगर सब एक हो जाएंगे, जैसे इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, और भी सब एक मत से कहते हैं अवध ओझा नहीं बोलेंगे, तो मुझे क्षमा मांग के उतर के जाना पड़ेगा। बहु है तो यह हुआ कि अब क्या किया जाए। तो राष्ट्रवाद के साथ 2 धाराएं और पैदा हुई। एक धारा पैदा हुई राष्ट्रवाद 1850 के बाद, और 2 धाराएं पैरेलल पैदा हुई, पैरेलल एकदम साथ। मतलब आप समझ लो 3 नदियां एक साथ बहना शुरू हो गई। तो एक राष्ट्रवाद, दूसरा संप्रदायवाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। और एक इन्होंने धारा और पैदा की, उसको हम कहते हैं जातिवाद। भारत में जाति व्यवस्था थी, वाद कभी नहीं था। कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म, नेशनलिज्म, ये जैसे ही नेशनलिज्म आगे बढ़ा, राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, तो बोले पकड़ो यार राष्ट्रवाद को।
बोले बड़ा 1857 के विद्रोह में नारा लगा रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अंग्रेजों ने कहा ये भाई भाई वाला बात तोड़ो, क्योंकि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमानों की एकता ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया। कुछ छोटे मोटे राजा इस देश के अगर अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े होते तो सत्ता तो इनकी खत्म ही हो जाती। इतना भयानक विद्रोह था वो, और सब एक हो गए। तो ये हुआ कि अच्छा सांप्रदायिकता पैदा की जाए, संप्रदायवाद की धारा पैदा की जाए। तो बोले कैसे पैदा होगी यार, इस धारा को पैदा करने के लिए कुछ तो तरीका होगा। बोले एक बहुत प्यारा फार्मूला है और जबरदस्त, आज तक कभी फेल ही नहीं किया। बोले कौन सा फार्मूला? बोले भय और प्रलोभन का फार्मूला। किसका? भय और प्रलोभन। बोले इस फार्मूले का इस्तेमाल 3-4 लोग करते हैं। तो व्यापारी करते हैं, हेलमेट का ऐड आता है ना, स्टड जो हेलमेट है उसका ऐड आता है, तो सामने नारियल रखते हैं और फिर हथौड़े से नारियल पे मारते हैं और नारियल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो फिर एक लाइन बोलते हैं, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। वो जब नारियल का टुकड़ा करके दिखाते हैं तो मैसेज देते हैं। अब कोई ना समझ पाए, कुछ लोग होते हैं वो उनका यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक साहब हमसे मिले, औरंगजेब बहुत बदमाश था। मैंने कहा तुम्हारा मकान कब्जा किया? कहा नहीं नहीं भैया, पेड़ काट डाला तुम्हारा। नहीं नहीं अरे अरे तब तुम्हारे लिए कैसे बदमाश था वो? तुम्हारा कोई व्यक्तिगत हानि किया है? नहीं हमारा हानि नहीं किया, हिंदुओं को मारा बहुत। हमने कहा अच्छा था, ब्राह्मणों को बहुत मारा। तो बोले 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था, 10,000। फिर उनकी जनेऊ तौलता था वो, फिर खाना खाता था। तुमने कहा बैठो आओ, तुमने कहा पानी वानी पिलाओ यार इनको। अब नहीं लगाया भगवान, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चल रही है, लोग डेली पैक हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और कोई बॉडी पैक किया उठा के फेंक दिया नीचे। बाद में नीचे देखा, बोले भैया ये तो आर्गनवा लगे हुए नहीं किए। तो हो जाता है कभी कभी, आपको लग जाता होगा देख के कि यार ये कैसी बात कर रहा है यार ये आदमी। तो आप उसमें चिंता मत करिए। ऐसे लोगों को मैंने एक बड़ा प्यारा नाम रखा है, MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते, दुखी होते कि यार ये कैसी बात कर रहा है यार आदमी। आप नाराज मत होइए, वो नाराज होने वाली बात ही नहीं। खैर, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप एक बात सोचिए कि 10,000 आदमी डेली मारता था, एक साल में 365 दिन, चलो हम 300 मान लें, 65 दिन वो छुट्टी रहता था कि आज ईद है, बकरीद है, आज नहीं मारेंगे, आज गुड फ्राइडे है, आज करवा चौथ है, आज नहीं मारेंगे, चलो त्योहार के दिन नहीं मारेंगे। तो 300 दिन अगर हम मान लें तो 10,000 × 300, मतलब 30 लाख आदमी एक साल में, और 50 साल उसने शासन किया। तब मैंने उनसे कहा तुम शीर्षासन किया करो। भारत में बड़े सारे आसन का विकास हुआ, उसमें से एक आसन है शीर्षासन, सर नीचे करके पैर ऊपर। और भाजपा वालों को तो जरूर करना चाहिए, उनके लिए तो मैंडेटरी है। कुछ लोग कहा जाता है ना कि इनके लिए मैंडेटरी है, इनको तो करना है। तो फिर इस भय और प्रलोभन की नीति का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि मुसलमान समाज कुछ कारणों से पिछड़ा रहा है और उसके अपने कारण थे, कोई और कारण नहीं था। ऐसा नहीं किसी ने शोषण किया या किसी ने परेशान किया, वो सब कारण नहीं था, पर सामाजिक पिछड़ापन था उसमें। हिंदुओं की तुलना में एक्चुअली हिंदू समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके यहाँ शिक्षा अनिवार्य है, जैसे कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये संपत्ति बेच देंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। पर ऐसा मुस्लिम समाज में नहीं। जैसे अंसारी समाज है, अब वो कपड़े उपड़े का बेचारे काम करते हैं, सब बड़ा मजबूत समाज है, हमारे मऊ आजमगढ़ के क्षेत्र में बहुत मजबूत समाज है। तो कुछ हमारे यहाँ वर्ग सामाजिक ऐसे हैं जिनके यहाँ शिक्षा मतलब भगवान, घर बेच दो, मकान बेच दो, जमीन बेच दो। हमारे पिताजी ने बेचा, हमको पढ़ाया, हमारी माता जी को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया। तो उनके लिए यह था कि बेटा पढ़ लोगे तो फिर बहुत कुछ करोगे, और आज वो दिखाई पड़ रहा है।
इस फार्मूले को मुसलमान समुदाय के प्रति लगाया और प्रलोभन किसका दिया? सरकारी नौकरियों का। सरकार मतलब भगवान। सरकार के खिलाफ आप बोल दो, भगवान के खिलाफ बोल दो तो यमराज चले आए, और सरकार के खिलाफ बोल दो तो ईडी और सीबीआई चली आए। मतलब जिसके खिलाफ कोई तुरंत कार्रवाई करने वाले लोग हो तो प्रलोभन दिया, क्योंकि समाज पिछड़ा था तो इनको प्रलोभन दिया कि भाई तुम अगर हमारे साथ हो तो तुमको सरकारी नौकरी में हिस्सा देंगे, और अगर नहीं हो तो हिंदू बाहुल्य हैं, हम चले जाएंगे छोड़ के, ये हिंदू तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो मुसलमानों ने कहा कि यार ये हिंदू हमारे भाई हैं, बोले हम रहने देंगे तब ना, हम ही इतिहास लिख के जाएंगे और उल्टा सीधा लिख के जाएंगे। औरंगजेब डेली अपनी कब्र में रात में उठ के बैठ जाता होगा बेचारा कि हम का बिगाड़े हैं तुम लोग का, यार हमारा डेली का है नाम ले रहा है, हमको तो सुकून से पड़ा रहने दो। तो उस आदमी के सामने आर्थिक संकट था, बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। कुछ निर्णय उस आदमी के गलत हो गए। मेरा शो है, अभी संजय सर बता रहे थे, अवधनामा भारत समाचार चैनल है, उस पर मेरा शो आता है, आप कभी उस पर देखिएगा, मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया है। तो वहां पे क्या हुआ, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उस वक्त, सर सैयद अहमद खान, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मैं इस तरह से देखता हूं कि आप अंदर से कैसे। तो कॉलेज खोल रहे थे, कॉलेज की स्थापना कर रहे थे। मैं एक व्यक्तित्व का परिचय दे रहा हूं कि व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, तो आप इसी घटना से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाइएगा। तो कॉलेज खोल रहे थे, तो अलीगढ़ में जब हम लोग अच्छा काम करते हैं, स्कूल कॉलेज भंडारा जागरण वागरण करते हैं, तो हम सबसे पैसा लेते हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर आदमी से लेना है, सबसे लेना है। तो बेचारा एक सेठ जी थे, उनके पास गए, कहे हम कॉलेज खोल रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। तो कहा, सेठ जी ने कहा कि पैसा मांगने आए हो तो फैलाकर हाथ मांगो। आदमी जब कोई चीज मांगता है तो हाथ फैलाता, तो बोले हाथ फैला के मांगो। तो उन्होंने हाथ फैलाया, जैसे ही हाथ फैलाया सेठ जी ने थूक दिया। अब आप अपने से अंदाजा लगाओ कि आप क्या करते हैं। मैं जब पहली बार पढ़ा तो गांव में आपने एक मशीन देखी होगी ना, कोयर बालने वाली, चारा जो काटती। हम पहली बार ये घटना पढ़े तो हम सोचे हम तो ले आके उसी में लगा दिए होते तुरंत कि हम मांग रहे हैं, तुम हाथ में थूकोगे हमारे। लेकिन सैयद साहब ने हाथ बंद किया और जेब में रख लिया। तो सेठ जी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले रख रहा हूं। बोले क्यों? बोले जिसके पास जो चीज होती है व्यक्ति वही देता है। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि वो व्यक्तित्व कैसा रहा हो। और फिर 1875 में, जैसे अभी सर हमारे सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे, सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ऐसे ही 1870 में एक किताब आई, भारतीय मुसलमान। आप एक बार उस किताब को जरूर पढ़िएगा, इंडियन मुसलमान। बड़ी जबरदस्त किताब है, भारतीय मुसलमान, W हंटर ने लिखी है। और उस किताब में उसने लिखा है कि भारत मुसलमान वर्ग कितना पिछड़ा है। हालांकि वो क्यों पे बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाया, लेकिन उसने लिखा है बहुत पिछड़ा है समाज। उस किताब को जिन्होंने भी पढ़ा, उनके मन में एक बात आई कि भाई हम अपने समाज के लिए कुछ करें। तो सैयद अहमद साहब ने 1875 में एक कॉलेज की स्थापना की, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, जिसको आप AMU कहते हो। आप उस व्यक्तित्व को देखिए, कॉलेज की स्थापना की, मतलब आधुनिक विचारधारा से एकदम। और 1875 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। अच्छा, अब ये सारी जो उन्होंने काम किया वो सरकार की मदद से किया। सरकार अगर आपके साथ किसी प्रोजेक्ट में खड़ी हो जाए कि भाई आप स्कूल खोलना चाहते हैं, तो जमीन हम दे देंगे, पैसा हम दिलवा देंगे। मैंने कहा ना, सरकार और भगवान बराबर। कॉलेज खुल गया। लेकिन जैसे ही सर सैयद अहमद साहब ने सरकार की मदद ली, तो जो हिंदू तबका था उसमें कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। कुछ चीजें होती है वो मानसिक स्वाभाविक होती हैं। आपका भाई सगा आपके दुश्मन के साथ जाके बैठ जाए तो कष्ट तो आपको होगा ही, वो स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे ही सैयद साहब ने सरकार का पक्ष लिया, सरकार के साथ गए, वैसे ही जो है हिंदू समाज का एक वर्ग था वो दुखी हुआ।
और उसने एक आंदोलन शुरू किया, गौरक्षा आंदोलन, उर्दू भगाओ आंदोलन, और यहीं से संप्रदायवाद की भारत में नींव पड़ गई। अब आप समझिए कि ये जो आज आप कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद देख रहे हो, हिंदू मुसलमान देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये देश, राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझको बहुत, कुछ लाइनें कुछ कवियों की, शायरों की एकदम आपके दिल में जाके चुभ जाती। उसमें से उनकी एक लाइन है कि सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ये जो आजादी की लड़ाई हुई, आजादी की लड़ाई में सरदार भगत सिंह शहीद हुए, राजेंद्र लहड़ी शहीद हुए, तो अशफाक उल्लाह खान भी शहीद हुए। आप जिस हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हो कि हल्दी घाटी का युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ा गया था, आप फिर से जाके पढ़ना, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का जो तोपची था वो मुसलमान था। हाकिम खान सूर, बिल्कुल। उसके बाद आप तीसरा बैटल ले लो पानीपत का, मराठों के जो तोपची हैं वो भी मुसलमान, इब्राहिम खान गर्दी। लेकिन ये संप्रदायवाद का जहर किसने बोया? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करना था। राष्ट्र तो बना नहीं था, राष्ट्रवाद तो राष्ट्र नहीं बना था तब, राष्ट्र नहीं था, राष्ट्रवाद 1885 में कांग्रेस पैदा हो गई, और वो कांग्रेस जो है वो राष्ट्रवाद की सबसे सशक्त माध्यम थी। तो जैसे ही वो पैदा हुई, इनको लगा ना इस धारा को कमजोर करो। इसी में एक आदमी आया हिंदुस्तान, बड़ा काबिल आदमी, बहुत काबिल। मैं आपको बताऊं, आपको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आपको आश्चर्य न हुआ हो। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, मतलब आपको पता है कि भारत पर अंग्रेज जो कब्जा किए, वो अंग्रेज शासक कब्जा नहीं किए, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब आप ऐसे सोचो कि रिलायंस व्यापार करने गई अमेरिका, और बाद में रिलायंस ने अमेरिका पे कब्जा कर लिया, कंपनी। और उसमें एक सबसे खतरनाक आदमी है रॉबर्ट क्लाइव। वो कहता है किसी के घर पे भी कब्जा करना हो, बड़ा प्यारा सूत्र बोलता है वो, कहता है किसी के घर पे, किसी के समाज पे, किसी के देश पे अगर कब्जा करना हो तो बड़ा प्यारा सूत्र है। और उसने कहा मैंने भारतीयों से ही सीखा है। कहा अच्छा कौन सा सूत्र? बोले उस घर में विभीषण पैदा कर दो। और जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757, तो पूरी फौज सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से मिल चुकी थी। मजाक में अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया, मजाक। और उन्हीं अंग्रेजों में एक बहुत शातिर आदमी, बहुत दिमागदार आदमी, जिसने भारत में संप्रदायवाद को मजबूत किया, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। 1899 में भारत आया, और तब तक राष्ट्रवाद की धारा और मजबूत हो चुकी थी, कांग्रेस और मजबूत हो चुकी थी, एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे, उग्रपंथी, लाल बाल पाल, और ये भारत के मुद्दों को और मजबूती से उठा रहे थे। तो कर्जन को सख्त हिदायत दी गई थी कि सुनो, भारत के लोग एक न रहने पाए,